नमस्कार दोस्तों, आज हम इस रिवीजन क्लास के अंदर थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, मानव जनन के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम जीवों की जो लिंगता होती है, जीव एक लिंगी है या द्विलिंगी। तो मनुष्य है वो एक लिंगी प्राणी है। क्यों? क्योंकि नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, या नर जनन अंग अलग जीव में होते हैं, मादा अलग जीव में, मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं, इसलिए ये एक लिंगी होते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जैसे केंचुआ, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा उदाहरण है केंचुआ, जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं, इसलिए केंचुआ द्विलिंगी होता है। तो मनुष्य, सबसे पहले मनुष्य एक लिंगी होता है, जबकि केंचुआ है वो द्विलिंगी होता है। दोनों की परिभाषा प्लस दोनों के एक एक उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है जो एक लिंगी जंतु होते हैं वो लिंग की दृष्टि से, लिंगता की दृष्टि से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दो अलग अलग जीव बिल्कुल अलग अलग होते हैं, तो इसको हम कहेंगे लैंगिक द्विरूपता। इसमें हुआ कि नर और दूसरा जीव है मादा, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इनमें यदि अंतर की बात करते हैं तो देखिए, मनुष्य के अंदर नर और मादा, लड़का और लड़की, माता पिता, हम ऐसे समझने के लिए कह सकते हैं कि एक नर है दूसरा मादा है। तो इन दोनों में जो है हम विभेद कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। तो नर और मादा में क्या अंतर है? देखिए, सबसे पहले नर और मादा के बारे में बात करते हैं। तो नर के अंदर नर जनन अंग होगा, मादा के अंदर मादा जनन अंग होगा। हम बिल्कुल शॉर्ट में रिवीजन के रूप में बात करना चाहेंगे कि नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, लिंग हार्मोन, जबकि मादा के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। इसके अलावा मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि नर के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण किशोरावस्था के अंदर शुरू हो जाता है, मादा के अंदर किशोरावस्था के अंदर अंडाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। इसके अलावा मादा के अंदर हम बात करें तो किशोरावस्था के अंदर या 13-14 साल की एज में उनमें मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। तो जैसे ही मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये महिला या ये मादा है वो जनन कर सकती है, संतान उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा और भी छोटे बड़े अंतर होते हैं, जैसे महिला है तो उसकी आवाज़ पतली होती है, पुरुष है तो उसकी आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, शरीर महिला है तो उसका थोड़ा लचीला होता है, कमज़ोर होता है, जबकि पुरुष है उसका शरीर थोड़ा मजबूत होता है। ये माइनर डिफरेंस है, तो आपको मेजर डिफरेंस ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। अब इस पार्ट के अंदर मानव जनन के बारे में बात करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इस पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नर और मादा इन दोनों के जो जनन तंत्र है वो किस प्रकार है, या जो नर जनन तंत्र है या मादा जनन तंत्र है उसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। फिर हम इस पार्ट के अंदर बात करेंगे, नर के अंदर नर युग्म का निर्माण होगा, मादा के अंदर मादा युग्म का निर्माण होगा। युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है, गेमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब नर के अंदर नर युग्मक के रूप में शुक्राणु होता है, तो उस प्रोसेस को शुक्र जनन कहा जाता है। मादा के अंदर जो मादा युग्मक होता है वो अंडाणु होता है, अंडाणु निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसको अंड जनन कहा जाता है। तो जो दोनों प्रकार के युग्मक है, युग्मकों के निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही नर के अंदर शुक्राणु बन गए, मादा के अंदर अंडाणु बन गए, अब ये दोनों बनने के बाद इन दोनों का मिलना भी जरूरी है। तो मादा के शरीर के अंदर जो अंडाणु का निर्माण होगा वो तो उसके शरीर के अंदर रहेगा, जबकि जो नर है उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण हुआ है। नर अपने जनन अंग की सहायता से मादा के जनन पथ के अंदर शुक्राणुओं का त्याग करता है, शुक्राणुओं का स्थानांतरण करता है। तो युग्मक जनन के बाद में अगला बिंदु आ जाएगा युग्मक स्थानांतरण। फिर युग्मक का स्थानांतरण हो गया, उसके बाद मादा के शरीर के अंदर जो अंडवाहिनी है, जो फैलोपियन ट्यूब है, उसके अंदर नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। जैसे ही निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद में जाइगोट का निर्माण होगा, और जाइगोट का निर्माण होने के बाद वह जाइगोट लुढ़कता हुआ गर्भाशय की ओर आता है। मतलब इसमें क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन होगा, जिसको हम विदलन कहेंगे, कोरक खंड बनेंगे और कोरक पुटी का निर्माण होता है। कोरक पुटी का निर्माण होने के बाद में यह कोरक पुटी गर्भाशय के अंदर आकर स्थापित हो जाती है। इस क्रिया को हम रोपण या अंतरोपण कहते हैं।
उसके बाद में भ्रूणीय परिवर्तन शुरू हो जाता है, गर्भावधि शुरू हो जाती है, प्लेसेंटा का निर्माण शुरू हो जाता है और मानव के अंदर 9 महीने तक बच्चा माता के गर्भाशय के अंदर विकसित होता है या भ्रूण का वो विकास होता है, गर्भ का विकास होता है। अंत में 9 माह के बाद जब पूरी तरह से शिशु का विकास हो जाता है, उसके बाद में अंतिम जो प्रोसेस है वो क्या है, प्रसव। तो इस तरह से हम युग्मक जनन से लेकर प्रसव तक जितना भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम शॉर्ट में इस पार्ट के अंदर रिवीजन के रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब उसमें सबसे पहले बात आती है नर जनन तंत्र। पहले दोनों प्रकार के जनन तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम इसके अंदर होने वाले प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नर जनन तंत्र है, देखो इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो सबसे पहले इसके अंदर प्राथमिक जनन अंग होता है, उसके बाद में सहायक भाग होते हैं, सहायक नलिकाएं होती है और अंत में आती है ये विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां। तो 3 भाग हो गए, प्राथमिक अंग और सहायक सहायक भाग, सहायक नलिकाएं और तीसरा आता है सहायक ग्रंथियां। तो सबसे पहले इसमें जो प्राथमिक अंग होते हैं वो क्या होते हैं, वृषण। मनुष्य के अंदर वृषण पाए जाते हैं। वृषण मनुष्य के अंदर प्राथमिक जनन अंग होते हैं। अब इनको प्राथमिक जनन अंग क्यों कहा जाएगा? प्राथमिक जनन अंग इसलिए कहते हैं कि नर के अंदर जो नर युग्मक है उसका नाम क्या है, शुक्राणु। तो शुक्राणु का निर्माण इस वृषण के अंदर होता है। या प्राथमिक अंग वे अंग है जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। अब मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होगा, अंडाशय में होगा, इसलिए जो अंडाशय है वो प्राथमिक जनन अंग हो जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर जो वृषण है, ये वृषण प्राथमिक जनन अंग होते हैं नर के अंदर। देखिए, वृषण के बारे में बात करें तो ये वृषण मनुष्य के श्रोणी भाग में, पेल्विस भाग या जो श्रोणी भाग है उसमें पाए जाते हैं। दोनों टांगों के बीच में लटके हुए पाए जाते हैं। हल्के गुलाबी रंग के ये होते हैं, संख्या में 1 जोड़ी होते हैं या 2 होते हैं। शरीर से बाहर वृषण कोष में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही शानदार सवाल बनता है, कई बार बोर्ड एग्जाम के अंदर, अच्छे से एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि वृषण बाहर क्यों स्थित होती है, वृषण शरीर से बाहर वृषण कोष में क्यों स्थित होती है। तो उसका सीधा सा रीजन ये है कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम चाहिए। इसलिए वृषण शरीर से बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं ताकि शुक्राणु निर्माण के लिए उनको अनुकूल तापमान मिल जाए। इसलिए जो ये वृषण होते हैं ये मानव शरीर से बाहर स्थित होते हैं। अब ये जो वृषण है जिसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। क्लियर है वृषण के बारे में? यदि छोटा बड़ा कोई सवाल बनता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यदि हम वृषण की आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो वृषण के अंदर लगभग 200 से 250 वृषण पालियाँ पाई जाती है। वृषण लो पाई जाती है, पालियाँ पाई जाती है, वृषण कक्ष पाए जाते हैं 200 से 250। अब प्रत्येक वृषण पाली के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है, शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है 1 से 3। अब ये जो शुक्रजनक नलिका होती है इसके अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं, स्पर्मेटोगोनिया या नर जनन कोशिका, ये इसमें पाई जाती है। जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं, या नरजर्म कोशिका होती है। इसके अलावा उसमें पाई जाती है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका जो होती है वो नरजर्म कोशिका या स्पर्मेटोगोनिया है, वो तो शुक्राणु का निर्माण करने का कार्य करेगी, और जो सर्टोली कोशिका होती है ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। जब ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है इसलिए इसको पोषी कोशिका कहा जाता है, इसको नर्स कोशिका भी कहा जाता है, इसको धात्री कोशिका भी कहा जाता है। अब 1 से लेकर 3 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, हम इनके बीच में जो अवकाश होता है, जैसे 3 नलिकाएं हैं, देखो एक नलिका ये, दूसरी नलिका ये और तीसरी नलिका ये, इसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया ये पाए जाते हैं इसके अंदर। लेकिन 1 से 3 जो शुक्रजनन नलिका होती है इनके बीच में ये जो खाली जगह है इसको अंतराली अवकाश कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको? अंतराली अवकाश कहा जाता है। और ये जो अंतराली अवकाश है इसमें विशेष प्रकार की अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है। इन कोशिकाओं को लीडिंग कोशिकाएं भी कहा जाता है। इन कोशिकाओं का कार्य है जो नर जनन हार्मोन है, नर जो लिंग हार्मोन है उसका स्तरण करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है
ये कोशिकाएं कौन सी होती है, इनको हम लीडिंग सेल कहते हैं या अंतराली कोशिका कहते हैं। जो नर के अंदर लिंग हार्मोन होता है उसका स्त्रवण इन कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इनको लीडिंग कोशिका या इनको अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं। तो इस तरह से जो 250 वृषण पाली पाई जाती है, वृषण पाली के अंदर 1 से 3 शुक्रजन नलिकाएं या जिनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, नरजन्म कोशिका कहा जाता है, वो इसमें पाई जाती है। और शुक्राणु का पोषण के लिए सर्टोली कोशिका जो इसके अंदर पाई जाती है। इस तरह से ये सिंपल बात हो गई किसके बारे में, वृषण के बारे में। अब देखिए ये है वृषण, ये वृषण है। चूंकि ये जो वृषण है यहाँ पर ये वृषण कोश में स्थित है, इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण, ये अलग अलग जैसे हो गए, वृषण पाली हो गई अलग अलग। अब वृषण पालियां जो होती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इनको रेता नलिकाएं भी कहा जाता है। इनके अंदर जैसे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होने के बाद बाहर की ओर एक जाल का निर्माण होता है। इस जाल को वृषण जालक कहा जाता है। दूसरे बिंदु आता है वृषण जालक, तो यहाँ पर ये वृषण जालक पाया जाता है, रेटेटेस्टिस कहा जाता है, इसको वृषण जाल कहा जाता है। वृषण जालक से शुक्र वाहिकाएं निकलती है, यहाँ से शुक्र वाहिकाएं, पतली पतली ऐसी वाहिकाएं निकलती है और ये वृषण जालक को अधिवृषण से जोड़ती है। ये इसके ऊपर की जो संरचना है इसको हम कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण का मतलब है एपिडिडाइमस, अधिवृषण को एपिडिडाइमस कहा जाता है। यहाँ से वृषण कोश से शुक्राणु शुक्र वाहिकाओं के माध्यम से कहाँ चले जाते हैं, अधिवृषण के अंदर चले जाते हैं। अब अधिवृषण के अंदर शुक्राणु रहेंगे, यहाँ पर इनका परिपक्वन होगा, यहाँ पर इनका स्टोरेज होगा। हम कह सकते हैं कि शुक्राणु का निर्माण तो कहाँ हुआ, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हुआ या स्पर्मेटोगोनिया के अंदर हुआ। अब ये जो शुक्राणु है इनका परिपक्वन अधिवृषण के अंदर होता है। इसके बाद में जो अधिवृषण है यहाँ से शुक्रवाहक, ये जो है शुक्रवाहिनी भी कहते हैं, इसको हम शुक्रवाहक कहते हैं। इसके द्वारा शुक्राणु आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये शुक्राणु देखिए यहाँ आ गए, जब ये यहाँ आ गए तब ये ग्रंथि है जिसको हम कहते हैं शुक्राशय। ये ग्रंथि शुक्राशय का स्त्राव है वो इसके अंदर मिल जाता है। किसके अंदर, जो शुक्रवाहक से शुक्राणु आए साथ में शुक्राशय का यहाँ पर स्त्राव मिलता है। शुक्राशय से नलिका आती है, इसको हम कहते हैं स्खलन वाहिनी। क्या कहेंगे, स्खलन वाहिनी इसको कहा जाता है। तो इधर से शुक्राणु आ गए, इधर से वो शुक्राशय का स्त्राव आता है। अब ये सभी मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। शुक्राशय के अंदर एक हम ये कह सकते हैं कि जो वीर्य का जो 60% भाग होता है वो इस शुक्राशय के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि यह पीले रंग का एक पदार्थ होता है, पीले रंग का द्रव होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है और 60% जो वीर्य होता है उसका निर्माण इस शुक्राशय के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद में जो मूत्राशय है, मूत्राशय से मूत्रवाहिनी आकर इसी कॉमन पथ के अंदर मिल जाती है। जब ये दोनों मिल जाती है, शुक्रवाहक और मूत्रवाहिनी जब ये दोनों मिलेगी तब ये कॉमन कार्य करेगी, इसको मूत्र जनन नलिका कहा जाता है। अंत में आ गया ये मूत्र जनन नलिका। अब ये मूत्र का उत्सर्जन करने का कार्य भी करेगी और जनन का कार्य भी करेगी, इसलिए इसको मूत्र जनन वाहिनी कहा जाता है। अब यहाँ पर जहाँ पर ये मूत्रवाहिनी आदि मिलते हैं वहाँ पर एक ग्रंथि होती है, इसको प्रोस्टेट ग्रंथि कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इसको पुरस्थ ग्रंथि भी कहा जाता है। इससे एक सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है जो इस वीर्य के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर विशेष स्मेल होती है, विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। और ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि है, काउपर ग्रंथि है, इसके अंदर ऐसा जो पदार्थ होता है जो क्षारीय पदार्थ होता है, ताकि जब इसके द्वारा मूत्र का त्याग किया जाता है, जब मूत्र का त्याग किया जाएगा तो जो मूत्र जनन वाहिनी है ये अम्लीय हो जाती है, तो इसका जो क्षारीय पदार्थ है वो उसको न्यूट्रल करने का कार्य करता है। तो क्षारीय पदार्थ का स्त्रवण इस बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अब अंत में यदि हम बात करते हैं तो ये तो सहायक ग्रंथियाँ हो गई, सहायक नलिकाएं हो गई। उसके बाद में अंत का ये जो भाग है ये है शीशन या मूत्र जनन छिद्र। अंत में एक पेशीय
बेलनाकार संरचना पाई जाती है, इसको शिशन कहा जाता है। शिशन को इंग्लिश में कहते हैं पेनिस, मतलब पेन के तरह की संरचना होती है, इसलिए इसको पेनिस कहा जाता है। अंत में एक छिद्र पाया जाता है जिसको मूत्र जनन छिद्र कहा जाता है। ये क्या है? मूत्र जनन छिद्र। यहाँ से मूत्र का त्याग भी होता है, यहाँ पर जनन के दौरान शुक्राणुओं का त्याग भी होता है, इसलिए इसको मूत्र जनन छिद्र कहा जाता है। ये जो संरचना है ये लंबी, पेशीय, उत्थानशील होती है। उत्तेजन की अवस्था में इसमें रुधिर भर जाता है, इसलिए ये जो पेनिस है ये कड़ा हो जाता है, तनकर खड़ा हो जाता है, ताकि उस समय जब ये तनकर खड़ा हो जाता है उस स्थिति में यह मादा का जो जनन पथ है उसके अंदर शुक्राणुओं को सुगमता से पहुंचाता है। यदि यह उत्थानशील नहीं हो तो मादा जनन पथ के अंदर शुक्राणुओं का त्याग आसानी से नहीं किया जा सकता। तो मादा जनन पथ के अंदर शुक्राणु सुगमता से प्रवेश करवाए जा सकें उसके लिए इसका उत्थानशील होना जरूरी है। तो इसकी ये विशेषता पाई जाती है। इसके आगे का जो भाग है यहाँ की त्वचा फोल्ड हो जाती है, यहाँ की जो त्वचा होती है इसको ये फोल्ड हो जाती है। आगे की जो त्वचा होती है इसको अग्रच्छद कहा जाता है। क्या कहते हैं? अग्रच्छद कहा जाता है। जब यह शिशन उत्तेजित अवस्था में होता है तब ये जो अग्रच्छद होती है ये वहाँ से हट जाती है और पीछे इसका जो भाग होता है इसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। अग्रच्छद हटने के बाद में जो यहाँ का भाग होता है इसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब ये शिशु उत्तेजित अवस्था में होता है तो अग्रच्छद यहाँ से हट जाती है और ग्लांस पेनिस यहाँ रह जाता है और जो जनन का कार्य है वो ज़्यादा आसान हो जाता है, या जो सेक्स है या जो संभोग की क्रिया है या जो मैथुन की क्रिया है वो आसान हो जाती है, ताकि आसानी से इसके अंदर जो भी शुक्राणु हैं वो मादा जनन पथ के अंदर छोड़े जा सके, त्यागे जा सके। शिशन की सहायता से मादा जनन पथ के अंदर शुक्राणुओं का त्यागना वीर्य सेचन कहलाता है। क्या कहेंगे इसको? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इनसेमिनेशन, मतलब जो सीमन है, सीमन मादा जनन पथ के अंदर स्थानांतरण करना या ट्रांसफर करना। अब यहाँ पर एक छोटा प्रश्न बनता है कि जो ये शुक्राशय है, शुक्राशय के अंदर जो इसका स्त्राव है उसके अंदर एक शर्करा पाई जाती है जिसका नाम है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शर्करा हमारे शरीर के किसी भी अंग के द्वारा, किसी भी भाग के द्वारा इसका उत्सर्जन नहीं किया जाता है। एकमात्र जो शुक्राशय है यहाँ से फ्रक्टोज जो शर्करा है इसका स्त्राव किया जाता है, स्त्रवण किया जाता है। तो जब किसी महिला के साथ में बलात्कार आदि हो जाता है तो इस शर्करा के माध्यम से उसकी पुष्टि की जाती है कि इस महिला के साथ में बलात्कार हुआ है या नहीं। तो मादा जनन तंत्र की यदि बात करें तो देखिए प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं वो होते हैं इसमें अंडाशय। प्राथमिक जनन अंग ये अंडाशय होते हैं। अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इनको प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। अंडाणुओं का जब इसमें निर्माण हो जाता है तो उसके बाद में सहायक जो नलिका वाला भाग होता है उसमें आती है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को डिंबवाहिनी भी कहा जाता है, इसी को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। निषेचन की क्रिया इसमें संपन्न होती है। तो देखिए इस अंडवाहिनी के 3 भाग होते हैं। अंडवाहिनी को डिंबवाहिनी भी कहा जाता है, इसको अंडवाहिनी कह सकते हैं, इसको डिंबवाहिनी कहा जा सकता है, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। परीक्षा में सवाल पूछा जाए निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है तो आप लिखते ही हैं अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग है कीप या कीपक, दूसरा है एम्पुला और तीसरा संकीर्ण पथ। तो डिंबवाहिनी के 3 भाग हो गए, कीपक, एम्पुला और संकीर्ण पथ या स्तमस। अब इसमें जो पहला भाग है कीपक, कीपक का जो आगे वाला भाग होता है उसको झलरी कहा जाता है। जो झलरी है ये अंडाणुओं को ग्रहण करने का कार्य करती है। झलरी वाला जो भाग है यहाँ पर क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए प्लस हम ये कह सकते हैं कि जब अंडोत्सर्ग होगा तो ये जो झलरी वाला भाग है ये इसको ग्रहण करने का कार्य करेगी। अब अंडाशय के बारे में बात करते हैं। अंडाशय संख्या में 2 होते हैं, मीजोवेरियम से जुड़े हुए होते हैं। बाईं ओर बायां अंडाशय, दाईं ओर दायां अंडाशय। ये जो अंडाशय है, अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, प्लस जो लिंग हार्मोन जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं उसका निर्माण भी इसी अंडाशय के अंदर होता है। अंडाशय की
आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो बाहरी भाग जो होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, आंतरिक जो भाग है उसको मेडुला कहा जाता है, मध्यांश कहा जाता है। इसके अंदर जो जनन उपकला ऊतक होता है उसके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि दो जो अंडाशय होते हैं ये प्राथमिक अंग होते हैं। अब दो अंडाशय है, इनसे जुड़ी हुई दो अंडवाहिनी होती हैं, तो जो बाईं ओर है इसको बाईं अंडवाहिनी कहेंगे, दाईं ओर है उसको दाईं अंडवाहिनी कहेंगे। अंडवाहिनी की लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। अब देखो जब अंडोत्सर्ग होगा इस अंडाणु से अंडाणु बाहर निकलेगा तो ये जो झलरी है ये लहरदार होती है ताकि अंडाणु को ये कैच कर सके, ग्रहण कर सके। इसके बाद में ये अंडाणु कीप इस भाग के अंडवाहिनी के कीप वाले भाग में जाएंगे, फिर एम्पुला वाले भाग में जाते हैं, उसके बाद संकीर्ण पथ वाले भाग में जाएंगे, बाद में ये गर्भाशय के अंदर आ जाते हैं। जब इधर से अंडोत्सर्ग होता है और जब नर महिला के साथ मादा के साथ जब संभोगी क्रिया करता है, जब सेक्स करता है, उस समय ये जो भाग है योनि भाग, जो बाहर का भाग है जिसको बाह्य जनेंद्रिय कहा जाता है उसको हम कहते हैं भग, इस भाग में शिशन यहाँ तक आकर शुक्राणुओं को छोड़ने का कार्य करता है। शुक्राणु यहाँ पर तैरते हुए चलते हुए इधर गति करते हैं, शुक्राणु इधर जाएंगे अंडवाहिनी की ओर, गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी की ओर जाते हैं और इधर से जब अंडोत्सर्ग हुआ अंडाणु इस कीपक के अंदर आ गया, उसके बाद में ये अंडाणु भी एम्पुला भाग से गति करता हुआ इधर संकीर्ण पथ की ओर आता है। जो संकीर्ण पथ है या एम्पुला भाग है इनका जो बीच का या जो संधि स्थल है वहाँ पर निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। मान लो यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणु का मिलना हो गया तो निषेचन की क्रिया यहाँ पर संपन्न हो गई। अब यहाँ पर देखिए बात ये आती है कि निषेचन की क्रिया संपन्न कब होगी। निषेचन की क्रिया संपन्न तब होगी आप या नर भले ही हमेशा शुक्राणुओं का त्याग करे, जब भी नर महिला के साथ सेक्स करेगा तो हमेशा शुक्राणुओं का त्याग किया जाएगा, लेकिन जब तक यहाँ से अंडोत्सर्ग नहीं होगा, इधर से अंडाणु नहीं आएगा, तब तक निषेचन की संभावना 0 है, निषेचन की संभावना नहीं रहेगी। या हम ये कहें कि जिस दिन महिला के अंदर अंडोत्सर्ग हुआ है उसी दिन यदि शुक्राणु इधर से आते हैं तो इधर से अंडाणु आ जाएंगे, इधर से शुक्राणु आ जाएंगे, इनके मिलने की प्रबल संभावना रहती है। तो अब ये जो चीज़ है इसको समझने के लिए हम बात करते हैं महिलाओं के अंदर जो मासिक धर्म है, जो माहवारी है, उससे जोड़कर समझने का प्रयास करते हैं। तो हम एमसी साइकिल के बारे में जब पढ़ते हैं तो यह प्रति माह अंडाशय के होने वाला चक्रिक परिवर्तन होता है। प्रति माह मादा के जनन भाग से योनि भाग से जो ब्लड है या जो रुधिर है उसका स्त्रवण होता है, रुधिर का स्त्राव होता है, उसके अंदर अनिषेचित अंडाणु और ऊतक आदि शरीर से बाहर आते हैं, इसको माहवारी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो स्टेज होती है, पहली तो जो आर्तव स्टेज होती है, उसके बाद में पूर्व पुटी की प्रावस्था है, अंडोत्सर्ग होता है और पश्च पुटी की प्रावस्था है। 4 प्रकार है। इसमें जो अंडोत्सर्ग वाला जो काम है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है वो कब होती है? 14वें दिन होती है। जब 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, यदि 14वें दिन यहाँ से अंडोत्सर्ग हो गया, उसी दिन यदि नर इस महिला के साथ सहवास करता है तो निषेचन की संभावना अधिक होती है। और यदि हम ये कहें कि इस दौरान शुक्राणु यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं तो निषेचन नहीं होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि 14 दिन है, ये किसी महिला के अंदर एमसी साइकिल 30 दिन, 32 दिन, 34 दिन या फिर कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम ये जो अवधि है इसको 14 को ±3 मान लें, तो 3 दिन करेंगे कम तो 11 से 17, 11 से 17वां दिन है। इस दौरान 11वें से लेकर 17वें दिन के दौरान यदि नर मादा से सहवास करता है तो उसमें निषेचन की प्रबल संभावना रहती है। अब इस दौरान कोई दंपति ऐसा दंपति है जिसको संतान की जरूरत नहीं है और यदि इस अवधि के दौरान यदि वो सेक्स करते हैं तो उनमें निषेचन होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए उन दंपति के लिए यह जो पीरियड होता है इसको हम कहते हैं रिस्क पीरियड। क्या कहेंगे? रिस्क पीरियड कहा जाता है। और एक ऐसा दंपति है जिसको संतान की आवश्यकता है, जिसको संतान की आवश्यकता है तो वो इस अवधि के दौरान सेक्स करके संतान उत्पन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस दौरान निषेचन की प्रबल संभावना पाई जाती है। तो इस प्रकार ये हो गया निषेचन। निषेचन के बाद में जब निषेचन हुआ तो जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट के बाद में कोशिका विभाजन शुरू हो जाएगा। जब कोशिका विभाजन शुरू होगा
तो उसमें अंत में कोरक पुटी का निर्माण होगा। जब कोरक पुटी का निर्माण होगा तो ये कोरक पुटी जब गर्भाशय के अंदर आएगी तो ये यहाँ पर आने के बाद इसमें धस जाती है, इसमें स्थापित हो जाती है। जब ये कोरक पुटी गर्भाशय के अंदर स्थापित हो जाती है, इस क्रिया को रोपण कहा जाता है। अब यहाँ पर प्लेसेंटा का निर्माण हो जाएगा और जो भ्रूण है, जो बच्चा है, उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा, उसका डेवलपमेंट या विकास शुरू हो जाएगा। गर्भावधि जो कि 9 माह की होती है, 9 माह तक बच्चा है वो यहाँ पर पलेगा या उसका विकास होगा। गर्भाशय के बारे में बात करें तो गर्भाशय के 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग है इसको फंडस कहा जाता है, बीच वाले भाग को काय कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है, तीसरा ये जो भाग है इसको गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है। अब गर्भाशय की जो भित्ति होती है अंदर वाली, ये भित्ति 3 प्रकार की होती है। सबसे अंदर होती है इसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जो बीच में होती है इसको मायोमेट्रियम कहा जाता है, सबसे बाहर होती है इसको पेरीमेट्रियम कहा जाता है। जब माहवारी होती है, माहवारी के दौरान ये जो अंतःस्तर है एंडोमेट्रियम है, ये टूटकर रुधिर है वो इसका योनि मार्ग से बाहर आता है। इसके साथ में जो अनिषेचित अंडाणु है वो भी आती हैं, ये ऊतक भी आता है, खराब रुधिर आता है, ये सब है वो इस योनि मार्ग से बाहर आते हैं। इसी क्रिया को मासिक धर्म या माहवारी कहा जाता है। जब गर्भावधि कंप्लीट होगी, यहाँ पर बच्चे का विकास कंप्लीट हो गया, उसके बाद में 9 महीने के बाद में इस गर्भाशय के अंदर संकुचन होते हैं। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इन सभी हार्मोन्स के कारण यहाँ पर संकुचन उत्पन्न होंगे, जिससे जो इस यहाँ पर भ्रूण है, विकसित भ्रूण है, ये इस भाग से गर्भाशय ग्रीवा या जो ग्रीवा नाल है इससे होता हुआ योनि मार्ग से ये बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को प्रसव कहा जाता है। इस तरह से बच्चा है वो माता के गर्भ से, माता के पेट से बाहर आ जाता है। इस क्रिया को प्रसव कहा जाता है, पार्चुरेशन कहा जाता है। अब इसमें जो मादा का बाह्य जननेंद्रिय वाला भाग है, बाहर से दिखने वाला जो जननेंद्रिय वाला भाग है उसको भग या वल्वा कहा जाता है। अब इसमें यदि हम इसके बारे में बात करें, भग या वल्वा, तो ये जिस तरह से नर के अंदर प्रसन पैल्विक भाग में, श्रोणी भाग में होते हैं, उसी तरह से महिला के अंदर भी यह जो भाग होता है यह श्रोणी भाग के अंदर होता है। और बाहर से दिखाई देने वाला जो भाग है इसको हम भग या वल्वा कहते हैं। इसकी संरचना के बारे में बात करें तो देखिए, इसके अंदर 2 प्रकार के फोल्ड पाए जाते हैं। बड़े वाला जो फोल्ड होता है इसको वृद्ध भगोष्ठ कहा जाता है, छोटे वाला जो फोल्ड है इसको लघु भगोष्ठ कहा जाता है इसको। और जो वृद्ध भगोष्ठ है इसके ऊपर की ओर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अंग है। जिस तरह से नर के अंदर जो शिशन है, शिशन के अंदर इरेक्टाइल का गुण पाया जाता है, उसमें इरेक्टाइल मतलब उत्थान का गुण पाया जाता है, इरेक्शन का गुण पाया जाता है। उसी तरह से ये जो क्लाइटोरिस है इसके अंदर भी उत्थान का गुण पाया जाता है, इरेक्टाइल का गुण इनमें पाया जाता है। इसलिए जो ये क्लाइटोरिस है इसको शिशन के समजात माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लाइटोरिस जो कि महिलाओं के अंदर पाया जाता है इसको शिशन के समजात माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि शिशन के अंदर उत्थान का गुण पाया जाता है, उसी तरह से इसमें भी इरेक्शन का गुण पाया जाता है, इसलिए इस क्लाइटोरिस को शिशन के समजात माना जाता है। अब ये जो लघु भगोष्ठ के अंदर का जो भाग है इसको प्रघाण या वेस्टिब्यूल कहा जाता है। इसके अंदर ऊपर की ओर मूत्र मार्ग पाया जाता है, नीचे की ओर योनि भाग पाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और क्लियर करने की जरूरत है कि नर के अंदर जो मूत्र का त्याग है और जो शुक्राणु का त्याग है वो एक ही छिद्र के द्वारा किया जाता है, जिसको मूत्र जनन छिद्र, मूत्र जनन नलिका हमने नाम दिया था। लेकिन महिलाओं के अंदर मूत्र त्याग के लिए छिद्र अलग होता है और जनन के लिए छिद्र अलग होता है। जो जनन के लिए जो छिद्र होता है इसको तो योनि कहा जाता है, जो यहाँ पर है। और मूत्र मार्ग जो होता है मूत्र त्याग के लिए, वो मूत्र मार्ग या मूत्र छिद्र है वो थोड़ा ऊपर यहाँ पर होता है। तो ध्यान रखना है, नर के अंदर जनन का कार्य और मूत्र त्याग का कार्य, दोनों कार्य एक ही छिद्र के द्वारा किए जाते हैं, जबकि महिलाओं के अंदर दोनों अलग अलग छिद्र पाए जाते हैं। बात करते हैं योनि की। तो योनि वाला जो भाग है, योनि भाग में जब लड़की कुंवारी होती है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है, यहाँ हम ये कह सकते हैं जब तक महिला
का संपर्क किसी पुरुष से नहीं हुआ है या उसके साथ में संभोग क्रिया नहीं हुई है, तब तक हम कह सकते हैं कि योनि के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है, इसको योनि छद कहा जाता है। योनि के ऊपर पाया जाने वाला अच्छद, जिसको योनि अच्छद कहा जाता है, जिसको हाइमन कहा जाता है। अब ये हाइमन हम ये कह सकते हैं कि लड़की कुंवारी है या शादीशुदा, इसका सूचक है। लेकिन वर्तमान में पुरुषों की बराबरी महिलाएं भी कर रही है, घुड़सवारी में, खेल में, हर काम में। तो ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है, ये जो हाइमन है या जो योनि छद है ये टूट जाती है, ये शादी से पहले फट जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस महिला के अंदर योनि छद टूटी हुई है तो इसका किसी पुरुष के साथ में संपर्क है या फिर इसने किसी के साथ में संबंध बनाया है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि खेल की जो एक्टिविटी है उसके दौरान, मोटरसाइकिल चलाने के दौरान, साइकिल चलाने के दौरान, दौड़ने के दौरान कभी कभार गिरने से ये योनि छद या जो हाइमन है ये टूट सकती है। तो यदि ऐसा होता है तो हम ये नहीं कह सकते कि इस महिला का किसी पुरुष के साथ में संपर्क है। जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक जनन जिसे अंडाशय कहा जाता है, उसके बाद में जो सहायक नलिकाएं होती है उसमें अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय के बाद में ग्रीवानाल, योनि, और उसके बाद में आता है बाह्य जननेंद्रिय, और अंत में हम बात करते हैं जो ग्रंथियां हैं, जनन से संबंधित ग्रंथियां हैं उसके बारे में। अब ग्रंथियां वैसे सामान्यतः मादा में 3 प्रकार की ग्रंथि होती है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्तन ग्रंथि है। स्तन ग्रंथि को मैमलरी ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके कारण ही हम मैमल्स हैं, हम स्तनधारी, मनुष्य स्तनधारी क्यों हैं? क्योंकि उसमें अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। संख्या में 2 होती है। ये महिला का आगे का जो भाग है, छाती वाला जो भाग है, वहाँ पर ये 2 ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसके अंदर दूध का निर्माण होता है। जब माता गर्भवती हो जाती है तो उसके बाद में विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स है वो एक्टिव होते हैं और उसमें दूध का निर्माण करते हैं। तो दूध निर्माण करने वाला जो हार्मोन्स है इसका नाम है प्रोलैक्टिन। हार्मोन का नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। ये तो क्या करेगा? दूध का निर्माण करेगा। और एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये क्या करेगा? इसका स्त्रवण करेगा। मतलब दूध निर्माण का कार्य तो प्रोलैक्टिन करेगा, लेकिन दूध को बाहर निकालने का कार्य ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाएगा। अब देखो, स्तन ग्रंथि है। स्तन ग्रंथि के अंदर 15 से 20 पालियां पाई जाती है, और ये जो पालियां होती है इसके अंदर गुच्छे या कूपिकाएं पाई जाती है। कूपिकाओं की जो गुहा होती है, गुहिका होती है, उसमें दूध का निर्माण होता है, और उससे दूध बढ़ने के बाद स्तन नलिका में आ जाता है। और जितनी कूपिकाएं होती है उन सभी कूपिकाओं की स्तन नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी का निर्माण करती है, और सभी स्तन वाहिनियां मिलकर दुग्ध वाहिनी का निर्माण करती है, और यहाँ से दूध है वो बाहर आ जाता है। अंत में जो स्तन है उसका आगे वाला जो भाग होता है, जो थोड़ा बाहर उभरा हुआ होता है, उसको चूचुक कहा जाता है। चूचुक वाला जो ये भाग है, देखिए ये स्तन है, यहाँ आने के बाद थोड़ा भाग ऐसे उभरा हुआ होगा, फिर इस तरह से होगा, तो ये जो भाग है इसको तो हम चूचू कहेंगे। लेकिन इसका जो भाग होता है चारों ओर का जो भाग होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रंगीन होता है, लाल रंग का होता है, रंगीन होता है। इसको स्तन परिवेश कहा जाता है। जो लाल रंग का भाग होता है इसको स्तन परिवेश कहा जाता है। बाहर उभरा हुआ जो भाग होता है इसको चूचू कहा जाता है, जिसको बच्चा है वो चूसन विधि के द्वारा दूध है वो पीता है, इसको चूचू कहा जाता है। तो दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन के द्वारा, दूध का स्त्रवण ऑक्सीटोसिन के द्वारा। आपको पता हो तो गाय भैंस के अंदर भी यदि दूध निकालना हो तो हम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाएंगे तो दूध का स्त्रवण होगा, दूध है वो अधिक बाहर आएगा। अब पहला जो दूध होता है इसको कोलोस्ट्रम या खीस कहा जाता है, प्रथम स्तन्य कहा जाता है। ये बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें कई प्रतिरक्षी होते हैं। बच्चा है वो यदि माता का दूध पीता है तो वो बीमार नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है, कई प्रतिरक्षी पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। इसलिए पहला जो दूध होता है वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, इसके अलावा 1-2 ग्रंथि और भी पाई जाती है। उसमें आता है बार्थोलिन ग्रंथि। बार्थोलिन ग्रंथि जो होती है ये योनि मार्ग के दोनों ओर पार्श्व भाग के अंदर पाई जाती है। इसका जो स्त्राव होता है यो योनि मार्ग को चिकना बनाता है। अब योनि मार्ग चिकना होगा तो उससे क्या होगा? संभोग की क्रिया आसान होगी। योनि मार्ग चिकना होगा, ये योनि मार्ग को चिकना बना के रखेगी, ताकि जब संभोग की क्रिया होगी, या हम ये कहें कि जब नर के द्वारा वीर्य सेचन की क्रिया होगी, जब शिशन को मादा के जनन पथ के अंदर डाला जाएगा तो ये चिकना भाग होगा, ये स्नेहक का कार्य करेगा। तो ये
स्नेहक का कार्य करेगा, जिससे मैथुन क्रिया आसान हो जाती है। पेरिनियल ग्रंथि पाई जाती है। पेरिनियल जो ग्रंथि है इससे या इसका जो स्त्राव है इससे मैथुन की इच्छा है वो महिला के अंदर जागृत होती है। इस प्रकार हमने इस रिवीजन क्लास के अंदर नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों को अच्छे से रिवाइज करने का प्रयास किया। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, सीखें, समझें, ताकि बोर्ड एग्जाम के अंदर यदि इसमें से कोई भी सवाल आता है तो आप आराम से अटेंड कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।